राजस्थान विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काल का साहित्य और साहित्यकार समाहित हैं। अतः सबसे पहले हम आधुनिक काल के विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां देखेंगे। आधुनिक काल आधुनिक ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न मानवीय स्थितियों का नया गैर रोमांटिक और अमिथकीय साक्षात्कार आधुनिकता है। आधुनिक काल अपने ज्ञान विज्ञान और प्रविधियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। यह काल औद्योगिकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबंधित है, जिससे नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का स्वप्न देखा जाने लगा। देश, धर्म, राष्ट्र, ईश्वर आदि की नई नई व्याख्याएं की जाने लगी। साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से पृथक हो गया। अतः आधुनिक काल की पहली मंजिल को पुनर्जागरण काल कहना समीचीन है। दूसरी मंजिल पर साहित्यकार अपने कथ्य, रूपाकार और भाषा के सुधार परिष्कार में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। अतः इसे सुधार काल की संज्ञा दी जानी चाहिए। छायावाद का समय 1918 से 1938 तक माना जा सकता है। इसके अनंतर साहित्य में प्रगतिधर्मी और प्रयोगधर्मी आंदोलन एक साथ चले। इस काल को 1938 से 1953 तक माना जा सकता है। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ बदले हुए परिवेश से आत्यंतिक संपृक्तता के कारण नए लेखन का जो प्रयत्न दिखाई पड़ता है, उसे नवलेखन काल की संज्ञा दी जा सकती है। संक्षेप में आधुनिक काल के उपविभाजन का प्रारूप निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, पुनर्जागरण काल, जिसको हम भारतेंदु काल भी कह सकते हैं, वो है 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है। द्विवेदी काल का समय है वो, ये है 1900 से 1918 तक। इसके बाद छायावाद काल आता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी आदि हैं। ये 1818 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद काल के बाद में छायावादोत्तर काल आता है। इसे भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रगति प्रयोग काल, जो कि 1938 से 1953 ईस्वी तक माना गया है, और नवलेखन काल, जो कि हम 1953 से अभी तक मानते हैं। भारतेंदु युग का नवीन परिवेश। आलोच्य युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल अतिरिक्त सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतः संबंध विराजमान था। भारतेंदु युगीन कवि कर्तव्य पर उसका प्रभाव स्वाभाविक था। उसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। श्रृंगारिक रसिकता,
अलंकरण मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण और रीतिकालीन प्रवृत्तियों का महत्व क्रमशः कम होता गया और भक्ति एवं नीति के प्रमुख वर्ण्य विषयों के रूप में ग्रहण करने का आग्रह भी नहीं रह गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, गौ रक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है। ब्राह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद आदि के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योगदान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। आज बस इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।